हाय गाइस, कैसे हैं आप। आज का टॉपिक है हम लोग का डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पहले। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंट। चलिए इसको लिख देते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की एनर्जी होती है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मैकेनिकल एनर्जीज, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो हम पहले बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से एनर्जी को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमें कब पता चलेगा, कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को देखकर कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है या नहीं है। तो हम जानते हैं कि वर्क वही कर सकता है जिसके पास एनर्जी है, वो वर्क नहीं कर सकता जिसके पास एनर्जी नहीं है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्क करने के लिए कैपेबल है, दैट्स मीन कि उसके पास क्या है, एनर्जी है। और अगर वो वर्क करने के लिए कैपेबल नहीं है तो उसके पास एनर्जी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तरीका कि हम बता सकते हैं कि किसके पास एनर्जी है या नहीं है। ठीक है, तो हम जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, लास्ट टॉपिक में, कि हमारी जो एनर्जी होती है वो वर्क डन के इक्वल भी होती है। मैंने आपको बताया कि अगर आप वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की एनर्जी डिक्रीज करेगी, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी। यानी जो काम करेगा उसकी एनर्जी लॉस होगी, कम होगी, और जो काम जिस पर काम किया जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। ओके, तो एनर्जी पहचानने का तरीका हमें समझ में आ गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्क कर सकता है दैट्स मीन उसके पास एनर्जी है। ओके, तो अब जो मैकेनिकल एनर्जी होती है तो उसमें जो हमने पहला टॉपिक लिया पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हमारी, वो किस तरह की एनर्जी है, हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसी भी रेस्ट ऑब्जेक्ट की एनर्जी होती है। ठीक है, द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ रेस्ट बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेशल कंडीशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रुकी हुई है लेकिन वो काम कर सकती है। ठीक है, वो काम कैसे कर सकती है, वो काम कर सकती है अपने स्पेशल पोजीशन की वजह से, वो काम कर सकती है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये देखिए, ये एक डस्टर है। ठीक है, ये यहां रखी हुई है। ठीक है, इसको मैं ऐसे उठा के हाइट पर लेकर जाता हूं। ठीक है, जैसे आपने एक गेंद लिया, मान लीजिए ये आपका एक ग्लास का आपका कोई बॉक्स था, आपने इस पर उठा करके एक पत्थर रख दिया। ठीक है, या मान लीजिए आपने वेट रख दिया 500 ग्राम का, ये 500 ग्राम का एक वेट आपने रख दिया, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या करते हैं, इस 500 ग्राम को हम लेकर जाते हैं कुछ हाइट पे, मान लीजिए 10 मीटर हाइट पे। हम इस 500 ग्राम के वेट को 500 ग्राम वेट को हम 10 मीटर हाइट पर लेकर जाते हैं और यहां से इसको ड्रॉप कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको ड्रॉप करेंगे वो आएगा इस छत को पे स्ट्राइक करेगा और इस आपके ग्लास का जो रूफ है वो कहां पहुंच जाएगा, सरफेस पर। मतलब आपका जो यहां पर क्यूब था या ग्लास था, जो भी था, वो क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, तो यहां पर इस वेट ने काम किया, कौन सा, इस ग्लास को तोड़ने का। फोर्स लगाया नीचे की ओर और ये छत आपका नीचे आ गया कि नहीं आ गया, टूट के बिखर गया। तो इसने वर्क किया कि नहीं किया। फिर से देखिए, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वही है जो इसके सर पर रखा हुआ था, इसके रूफ पर पहले से ही रखा हुआ था, बट ये नहीं टूटा था। लेकिन जब मैं इसको 10 मीटर हाइट पर लेकर चला जाता हूं और वहां से ड्रॉप करता हूं तो मैं देखता हूं कि यह वर्क करने के लिए कैपेबल हो गया।
तो अब ये वर्क करने के लिए अगर कैपेबल हो गया है तो इसके अंदर एनर्जी है। तो ऑब्जेक्ट तो वही था, फिर इसके अंदर एनर्जी कहां से आई? तो यहां पर इसके अंदर जो एनर्जी आई वो किसकी वजह से आई? इसके पोजीशन की वजह से। इसके पोजीशन की वजह से जब हम इसको उठाकर इतनी ऊंचाई तक लेकर चले गए तो इसका पोजीशन चेंज हो गया। अभी तक अगर हम इस रूफ के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन माने तो 0 थी इसकी हाइट, लेकिन इस समय 10 मीटर इसकी हाइट है। तो जब ये 10 मीटर हाइट पर है तो जब आप इसको ड्रॉप करेंगे तो ये क्या करता है? जब तोड़ देता है। तो इसने वर्क किया इसके स्पेशल पोजीशन की वजह से। जैसे आप एक रबर लेते हैं, रबर बैंड, और उसको स्ट्रेच करते हैं, और जब आप उसको स्ट्रेच करते हैं तो जब आप उसका एक एंड छोड़ देते हैं, दूसरे एंड पर पकड़े रहते हैं, एक एंड क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, तेजी से आता है आपके हाथ को स्ट्राइक करता है। तो जैसे ही वो आपके हैंड्स को स्ट्राइक करता है आपको वहां चोट का एहसास होता है। रबर वही है, जो रबर बैंड था आपका वो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन उसके कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है। उसकी लेंथ इतनी बड़ी थी और आपने उसको खींच के बड़ा कर दिया, उसके मालिक उसका अरेंजमेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब किया आपने, और उस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से वो आती है और आपके हाथ को स्ट्राइक करती है, यानी चोट देने का काम किया उसने। इसी तरह से अगर हम देखें तो जैसे एक स्प्रिंग आप ले लीजिए, स्प्रिंग को बाइंड कीजिए और छोड़ दीजिए, वो फिर से वापस आ जाता है। या एक स्प्रिंग को आपने कंप्रेस कर दिया, एक स्प्रिंग जो हमारे पास है मान लीजिए वो नॉर्मली इस शेप में है, ऐसे हमने क्या किया? उसको कंप्रेस कर दिया ऐसे, और यहां पर एक ब्लॉक रख दिया और ये दीवार से अटैच है ऐसे क्लैंप है। तो जैसे ही हमने कंप्रेस करके यहां ब्लॉक को रखा और जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, इस स्प्रिंग ने इस ब्लॉक को उठा के दूर फेंक दिया। फेंक दिया क्या? नहीं, तुरंत ही। यानी स्प्रिंग ने वर्क किया इस ब्लॉक को हटाने का। हमने क्या किया है यहां पे हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया। कैसे? ये इतना दूर दूर रहना चाहते थे, लेकिन हमने इसको ऐसे कंप्रेस कर दिया, तो चेंज नहीं हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो इस तरह से किसी भी बॉडी में उसके चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, उसके पोजीशन की वजह से जो काम करने की कैपेबिलिटी डेवलप होती है उसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसी क्रम में हम लोग इसी ऑर्डर में पढ़ लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जैसे अभी मैंने बताया कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन की वजह से, अपने चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से काम करता है तो उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। लेकिन अब यही सोचो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन की वजह से गति करता हो, मोशन की वजह से वर्क करता हो, जैसे एक फुटबॉल है, ठीक है, वो रखा हुआ था, एक चेयर है, लेकिन उस फुटबॉल ने चेयर पर कोई वर्क नहीं किया। अब आप क्या कीजिए? फुटबॉल को फेंक दीजिए, थ्रो कीजिए उस चेयर पर, तो वही फुटबॉल आता है और चेयर को हिट करता है और चेयर दूर जाके गिरता है। ठीक है, तो यहां पर फुटबॉल ने वर्क किया। ठीक है, किसकी वजह से? मोशन की वजह से। जैसे आप एक बुलेट लीजिए और उस बुलेट को ऐसे कहीं भी उसको पुश कीजिए तो वो उतना ज्यादा उसको पेनिट्रेट नहीं करता है, लेकिन अगर उसी बुलेट को गन से शूट कीजिए तो वो आसानी से पेनिट्रेट कर जाता है। क्यों? किस वजह से? मोशन की वजह से। तो हमने यहां देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मोशन की वजह से भी वर्क कर सकता है, यानी उसमें जो वर्क करने की कैपेबिलिटी आती है वो ड्यू टू मोशन होती है। द एनर्जी पोजेस्ड इन अ मूविंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। तो जो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन की वजह से आती है उस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम पीई से या यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट होते हैं। काइनेटिक एनर्जी को हम के से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हमारी, इसको यू को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और ये नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है।
तो इसका जो हम फार्मूला निकालते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी ये हो जाता है mgh। अब आप कहेंगे सर ये तो वर्क का फार्मूला था ड्यू टू ग्रेविटी, ऑब्वियसली उसी का फार्मूला है। तो याद कीजिए मैंने क्या बताया था कि एनर्जी किसके इक्वल होता है, वर्क के। आप उतना ही काम कर सकते हो जितना आपके पास एनर्जी होती है। तो एनर्जी हमेशा किए गए वर्क के इक्वल होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के एनर्जी में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये किस पर डिपेंड करता है, वर्क पर डिपेंड करता है। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आपने वर्क किया है तो उसकी एनर्जी राइज अप हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, कितना, जितना आपने वर्क किया होगा। मान लीजिए अगर उसकी एनर्जी थी 100 जूल, आपने उस पर 50 जूल का वर्क किया, यानी आपने 50 जूल एनर्जी अपनी लॉस कर दी। जितना वर्क करेंगे उतनी एनर्जी लॉस होगी, और वो 50 जूल एनर्जी निकल के उस ऑब्जेक्ट में चली गई और उसकी एनर्जी कितनी हो गई, 150 जूल हो गई। ठीक है, तो चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, दोनों ही एनर्जी जो होती हैं वो वर्क डन के इक्वल होती हैं। तो आपका एनर्जी लॉस हुआ 50 जूल, क्यों, क्योंकि आपने काम किया था 50 जूल। तो जितना काम करते हैं उतनी एनर्जी लॉस होती है, उतनी ही इंक्रीज होती है। यानी जिस पर काम किया गया होगा उसकी एनर्जी वर्क डन के बराबर राइज अप हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, और जिसने काम किया होगा तो उसकी एनर्जी वर्क डन के इक्वल कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर भी वही चीज हो रहा है। अगर एक स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी निकालें तो स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ kx², जहां पर k क्या है, वेयर k इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट। जैसे इसको समझिए कि जब आप एक स्प्रिंग को दबाते हैं तो पहले दबाते हैं तो आपको थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है, और ज्यादा अगर दबाना चाहते हैं तो पहले से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग अब तुम पर फोर्स लगा रहा है, उसको हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होती है ऑब्जेक्ट्स में, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपने हवा में कोई चीज छोड़ा वो नीचे की ओर गिरती है, वो क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी जब आप उसको ऊपर लेकर जा रहे थे तो उसके एनर्जी में क्या हो रहा, इंक्रीमेंट हो रहा था। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकल ऊपर की ओर लेकर जाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। जैसे आपने एक रबर को स्ट्रेच किया, आपने एक स्प्रिंग को स्ट्रेच किया या कंप्रेस किया स्प्रिंग को, तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है, रबर को स्ट्रेच किया, वो रबर अगर आप छोड़ेंगे तो आपको चोट पहुंचाएगी, तो आपने जब उसको स्ट्रेच किया तो उसमें एनर्जी क्या हुई, स्टोर हुई। किस फॉर्म में, ये इलास्टिसिटी के फॉर्म में स्टोर होती है, तो इसको कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो अपने इनिशियल स्टेट को पाना चाहती है। ठीक है, सो इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी विच इज रिस्टोरिंग इट्स इनिशियल पोजीशन। जैसे आपने रबर को खींचा, छोड़ा तो पहले जैसी हो गई, तो ये पहले जैसी हो जाने की जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है, इसी तरह से आप स्प्रिंग को ले लीजिए, तो ये एक तरह की प्रॉपर्टी होती है। तो हमारा यहां पर देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होती है। काइनेटिक एनर्जी हमने देखा ये ड्यू टू मोशन होती है। ओके, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है हाफ mv²। इसको समझते हैं थोड़ा सा। एक मूविंग ऑब्जेक्ट आता है और आपको हिट कर देता है। चलो इसको देखते हैं कि एक बाइक आती है 10 के स्पीड से और वो किसी ऑब्जेक्ट को हिट करती है। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट कुछ दूर जाकर गिरा होगा या ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, या आपने मान लीजिए 1 न्यूटन के फोर्स से किसी बॉल को हिट किया। ठीक है, तो जब आपने उसको हिट किया तो आपका पैर किसमें था, मोशन में था हिट करते समय। फिर आपने उसको 2 न्यूटन के फोर्स से हिट किया तो बॉल और दूर जाकर गिरी। इसी तरह से अगर एक बाइक 10 के स्पीड से आकर के आपको हिट करता है तो आपको चोट लगती है। ठीक है, वही बाइक जब 40 के स्पीड से आपको हिट करता है तो और ज्यादा चोट लगती है। दैट्स मीन कि जो चोट का एहसास है आपको वो वेलोसिटी बढ़ने के साथ क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो जो वेलोसिटी बढ़ने के साथ बढ़ रहा है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पर भी डिपेंड करती है और दूसरा मास पे भी डिपेंड करती है। जैसे अब
40 के स्पीड से एक बाइक ने आपको हिट किया और 40 के स्पीड से एक ट्रक ने आपको हिट किया, दोनों की वेलोसिटी सेम है, बट अब चोट क्या आपको सेम लगेगी? ऑब्वियसली है नहीं, नहीं लगेगी सेम। ट्रक के थ्रू आपको फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, चोट ज्यादा लगेगी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी? ज्यादा थी। तो ये थी हमारी काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ओके, जितना भी आज हम लोगों ने पढ़ा ये रहा उसका नोट्स। आप इसी वीडियो से ही नोट्स बना लीजिएगा, वीडियो को पुश करके या आप मतलब उसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो आप इतना नोट्स बना लीजिएगा, तैयार भी कर लीजिएगा, और आई होप कि आपको न्यूमेरिकल भी अब तक लगा चुके होंगे। और इसके आगे फिर हम नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे। इसके आगे फिर है आपको एक्सप्रेशन यानी काइनेटिक एनर्जी का ये जो आपका फार्मूला है इसका डेरिवेशन है, इससे कुछ रिलेटेड और चीजें हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, और उसके बाद फिर ये चैप्टर भी, ये पोर्शन भी फिनिश हो जाएगा। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो गाइस आज इतना ही, ओके।